अगर आप नैतिकता के ही आधार पर 4 बजे इलेक्शन कमिश्नर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप 1 घंटे पहले आप 10,000 रुपये 21 लाख महिलाओं के नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करें, तो क्या ये नैतिक है? क्या ये सही है? और ये क्या दिखाता है कि 5 साल तक तो आपने जो कहा था वो किया नहीं, अब आखिरी मौके पर जो आप कर सकते हैं आनन फानन में आप कर रहे हैं। तो ये जनता को धोखा देने के बराबर है। मैं समझता हूँ जिस तरह से 10,000 करोड़ ट्रांसफ़र हुए 3 बजे, और सुधांशु जी इस बात को समझते होंगे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, ये रिश्वत के बराबर है। आपने 10,000 रुपये निकाल के 21 लाख महिलाओं को दे दिए। तो दोनों तरफ से इस समय जुमलों की बौछार है, हम देख रहे हैं और बिहार की जनता समझ रही है। इसीलिए वो अब उस पार्टी को वोट देगी जिसके पास इरादा है और जिसके पास ब्लूप्रिंट है। तो ये क्विक काउंटर, उन्होंने तो कह दिया कि आप रिश्वत कंपेयर कर दिया उससे, पवन जी ने। सुधांशु जी इस काउंटर, अनवर पाशा साहब आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। हाँ देखिए, आज एक अच्छी बात है कि पैनल में बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा है, पवन वर्मा जी जैसा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, उनसे मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, साहब ये 10,000 रुपये, पहली बात मैं आपको भी साधुवाद देता हूं। आपने कहा कि 1 घंटे के अंदर 10,000 सबके खाते में पहुंच गए। याद करिए, एक दौर था कि जब एक प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पे कहा था, और आप तो हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, आपको तो वो एग्जैक्ट वाक्य याद होगा। ऐश्वर्या जी जानते वो वाक्य क्या था कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पहुंचता है। ये तो लोगों को याद है। उन्होंने कहा था जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते जाते घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। यह हाथ वालों की करामात थी कि 85 पैसा हाथ वालों के हाथ में रहता था और जिसे मिलना है वो बेचारा हाथ मलते हुए 15 पैसे पड़ता है। आज मोदी जी ने वो चमत्कार दिखाया है कि 100 का 100 पैसा तुरंत का तुरंत सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पहुंचता। अब मैं आपके इस रिश्वत वाली बात पे कहता हूं, देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी प्रतिबद्धता पूर्णता प्रामाणिक है। बिहार ही नहीं, हमने हर राज्य में यह काम किया है। और मैं आपको याद दिला दूं, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब हमारी मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, ये वो योजना थी जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान जी का नाम मामू पड़ा था। उन्होंने कहा था कोई भी बच्ची पैदा होगी चिंता मत करना, मामू है। गुजरात में ये योजनाएं थी, ये मैं तब की बात कर रहा हूं प्री 2014। और मोदी जी के आने के बाद चाहे मुद्रा योजना हो या जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में, मुद्रा योजना में 60% महिलाएं हैं जिनको लोन मिला है, और प्रधानमंत्री आवास में 4 करोड़ में 3 करोड़ गरीब वर्ग की जो महिलाएं मिली उनके हाथ में रजिस्ट्री है उसकी। तो महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण की हमारी ये प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसको आप ये कहें, जो से जुमलेबाजी वाली बात आपने बिल्कुल सही कही, जो करे नहीं और कहे वो जुमलेबाजी होती है। क्योंकि आज राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है। नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने विश्वसनीयता की प्रामाणिकता दिखाई है कि जो कहा है वो करा है। और अंदर लाइटर नोट में कहूं, हम पे तो आरोप ही यही है कि हम अपना एजेंडा लागू करते हैं। धारा 370 35 से लेकर राम मंदिर तक आप ही लोग कहते थे ये तो बीजेपी अपना एजेंडा लागू कर रही है, जो हमारे लिए एक देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये लोग जो कहते हैं वो कभी करके नहीं दिखाते हैं। ये इनके लिए अपने आप में एक प्रकार की समस्या है। शॉर्ट इंटरवेंशन, प्रोफेसर पाशा कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी आ रहा हूं, पवन जी आ रहा हूं, पवन जी आ रहा हूं। जस्ट ऐश्वर्या जी, पाशा साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं पवन जी। आप बोलिए ऐश्वर्या जी, बोलिए पाशा साहब, बोलिए। ऐश्वर्या जी, बोलिए सर, बोलिए। ऐश्वर्या जी, सर बोलिए। सुधांशु जी, इनकी पार्टी तो खैर वो, इनकी सुधांशु जी की पार्टी के बारे में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि महा झूठा पार्टी। आप झूठ फैलाने में महारत रखते हैं। मैं तो पवन वर्मा जी से भी, जाहिर है कि इन्होंने भी उसी झूठ का सहारा लिया। आप दोबारा सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहा, दोबारा सुनिए। उन्होंने ये कहा कि हर वो परिवार जिसमें कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं करता है, उसके आमदनी का कोई जरिया नहीं है, हम सुनिश्चित करेंगे उस परिवार को एक नौकरी देंगे। हर परिवार को नहीं कहा उन्होंने, जहां नहीं है पहले वहां उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उस परिवार को नौकरी दी जाएगी। और रही बात विश्वसनीयता की, तो हमारे नेता पर विश्वास है जनता का, क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, उस समय नीतीश कुमार जी ने यही कहा था कि कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के घर से लाएगा।
और उन्हीं के मुंह पर वो जवाब दे मारा उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी दे करके। तो ये संकल्प की बात है, इच्छा शक्ति की बात है। सारे रास्ते बन जाते हैं, इच्छा शक्ति अगर आपके हैं तो जाहिर है कि आप उस पर अमल कर सकते हैं। और अगर सिर्फ जबानी जमा खर्च करने की बात है तो आप ये कह सकते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। कहां है 22 करोड़ नौकरी 11 वर्षों में? ओके, कहां है 22 करोड़ नौकरी 12 वर्षों में? सुधांशु जी ये बताएं कि जबानी जमा खर्च कौन करता है? ओके, पवन जी एंड देन सुधांशु जी एक साथ। रत्नाकर जी आ रहा हूं। पवन जी वांटेड टू मेक अ पॉइंट। सुधांशु जो आपने बोला उस पर काउंटर कर रहे हैं। अभी पहले मैं प्रोफेसर पाशा पे बोल दूं, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो उन परिवार में देंगे नौकरी जहां किसी के पास नौकरी। अब यही सोच लीजिए कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे बिहार में 4.52% लोगों के पास तो नौकरी है, सरकारी और गैर सरकारी मिला करके। यानी 95% लोगों के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 89%, 81% या 89% में याद नहीं है, वो तो कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इनका ये कहना है कि 95% जो आबादी है बिहार के, उन परिवारों में ये नौकरी देंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो बात करिए जिस पर कुछ तो थोड़ा बहुत लोगों का भरोसा हो। जहाँ तक सुधांशु जी ने कहा, हाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है, इससे मैं अभी भी कहता हूँ रिश्वत देने में आसानी होती है, क्योंकि मैं इसको रिश्वत मानता हूँ। 1 घंटे पहले आचार संहिता के आप 10,000 करोड़ किसी को डायरेक्टली दे दीजिए, ये कमाल है टेक्नोलॉजी का, पर ये इसका कैरेक्टर नहीं बदलता है, ये रिश्वत है, ये गलत है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने इतना महिलाओं के लिए किया है, मैं बस 10 सेकंड और लूँगा। आज 20 साल से आपकी सरकार है, आपके आंकड़े कहते हैं कि लगभग 50% महिलाएं बिहार में इलिटरेट है, अशिक्षित है, न पढ़ सकती हैं न लिख सकती हैं। आपके आंकड़े बताते हैं कि बिहार की 1/3 आबादी, यानी लगभग 5 करोड़ से थोड़ा कम गरीबी रेखा के नीचे रहती। क्या उसमें महिलाएं नहीं हैं? आपके आंकड़े बताते हैं कि बिहार में फीमेल मेल न्यूट्रिशन देश का सबसे ज़्यादा है। 50 साल से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनकी पीठ झुकी होती है कैल्शियम और एनीमिया के वास्ते। तो आप जब कहते हैं कि हमने बहुत सशक्तिकरण किया है, सुधांशु जी कम से कम ये तो देखिए कि ज़मीन पर आज बिहार की आबादी की हालत क्या हुई है। 20 साल से आप हैं सरकार में, अगर कोई बुनियादी परिवर्तन होता तो 50% महिला क्या इलिटरेट रहती, अशिक्षित रहती? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको संदर्भ में देखिए। जो भी आप करिए, चलिए डीबीटी से कर लिया, आपको मुबारक हो, पर जो किया है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि गवर्नेंस डेफिसिट के एवज में इस तरह का काम आनंद फानंद में आखिरी मौके पे होता है। पॉइंट टेकन साहब। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। रत्नाकर जी आ रहा हूं उसके बाद, सॉरी वेट करना पड़ रहा आपको। सुधांशु जी, मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूं, देखिए पवन जी ने जो ये कहने का प्रयास किया, तो यह भी पूरी बात बताइए कि 2005 में हम कहां से लेके आए थे। तब बिहार का बजट कितना था? 23,000 करोड़, और आज कितना है? 2,90,000 करोड़ के आसपास। अब आप बताइए, इतना बड़ा बदलाव है। बिहार की ग्रोथ रेट क्या थी? 1 पॉइंट कुछ %, आज 11 से 14% के बीच में है। बिहार ग्रोथ रेट में भारत के टॉप 5 राज्यों में लगभग ऊपर नीचे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में ग्रोथ रेट के हिसाब से बना रहा है। पहले बिहार में क्या था साहब? बिजली का कवरेज कितना था? 22%। केवल 22% आबादी 2005 में बिजली से कवर्ड थी, आज 100% बिजली से कवर्ड है। तो आप ये भी देखिए ना कि किस परिस्थिति से लेके आए हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो अभी पाशा साहब ने कही कि तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख में कहा, साहब जबान के अंदर छुपा क्या था समझ नहीं पाए। जो नीतीश कुमार जी ने कहा था कहां से लाएगा ये लड़का, बिल्कुल सही कहा था। वो जो उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, वो 10 लाख नहीं था, उसमें एक शब्द छुपा हुआ था, 10 लाख में देंगे। और कहां से लाएगा वो दुनिया ने देख लिया। नहीं होगा तो जमीन बेच के लाएगा, और जमीनों के पट्टे लिखवाए गए उनके परिवार के खास आदमियों के नाम पे, जिसको लेकर मुकदमा चल रहा है। तो बिल्कुल जग जाहिर है